हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। ये मेरा 12th क्लास का तीसरा वीडियो है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के संबंध में और अधिक अनुप्रयोग क्या क्या होता है, क्योंकि पिछले क्लास में भी मैंने प्रकाश का अपवर्तन के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा और समझा होगा। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और प्रकाश के अपवर्तन का अनुप्रयोग जो कि एक मेरा शायद छूट गया था उसको भी मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। तो आप लोग आज इसे अच्छी तरह से समझें और अपने साथ कॉपी कलम को रखेंगे ताकि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ लिखूँगा उसे आप लोग झटपट अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो वैसे बच्चे जो आज हमारे क्लास में नए हैं और इस वीडियो को वो पहली बार देख रहे हैं, तो उससे मेरा यही कहना है बच्चों कि आप लोग पिछले क्लास में पहले जाएं और सभी वीडियो को देखें। उसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में विस्तृत ज्ञान आप लोगों को दिया गया है, तो उस क्लास को आप लोग अच्छी तरह से समझें और इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग उसी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे बच्चों और एक प्रयोग हम लोग देखना चाहेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में होता है ना, लेकिन मुझे मालूम नहीं होता है कि नहीं। तो उसी घटना को आज हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं बच्चों आप लोगों के सामने में। तो चलिए हम लोग उसको देखना चाहते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं बच्चों कि आकाश में यदि कोई भी चीज़ है ना उड़ रही होती है, जैसे कि चिड़ियाँ ही उड़ रही है, चाहे कोई हवाई जहाज़ एरोप्लेन यदि आदि उड़ रहे होते हैं, तो वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि बच्चों की पानी की सतह पर यदि कोई वस्तु को रख दिया जाए तो वो अपने स्थान से कुछ उठी हुई प्रतीत होती है। उसी प्रकार की घटना हमारे है ना आकाश में भी उड़ते हुए किसी वस्तु के साथ होता है, तो वो भी अपने स्थान से कुछ उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये किस प्रकार होता है, इसमें आभासी और वास्तविक गहराई के बीच में क्या संबंध होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग बने रहें और इस क्लास का लुत्फ उठाएं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले टॉपिक्स को मेंशन कर देते हैं बच्चों कि क्या है टॉपिक्स। देखिए, आकाश में है कि नहीं, आकाश में उड़ते है ना, आकाश में उड़ते वस्तु का अपने वास्तविक ऊंचाई से है ना, उड़ते वस्तु का अपने वास्तविक ऊंचाई से है ना, अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होना, अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई है ना पर प्रतीत होना। तो चलिए इस घटना के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं फिगर को ड्रॉ कर देता हूं बच्चों यहाँ पर कि मान लेते हैं कि आप लोग ऐसे भी जानते हैं बच्चों कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर उठते जाते हैं तो है कि नहीं, पृथ्वी की सतह पर जो गर्म हवाएं होती है वो अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होती है, वायु को गर्म कर देती है कि नहीं, वायु को गर्म कर देती है। एक सीमित ऊंचाई तक वायु गर्म होता है, उसके बाद फिर आप ऊपर उठिएगा तो वायु ठंडी होने लगती है। तो पृथ्वी के सतह के जो नज़दीक वाली जो वायु होती है कि नहीं, मतलब लगभग आप 100 मीटर 150 मीटर या फिर आप लोग लगभग है ना 500 मीटर की ऊँचाई पर यदि आप लोग जाते हैं बच्चों है ना, तो हवाएँ पृथ्वी की सतह की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर की हवा यदि गर्म होगी तो क्या होगा, वहाँ का वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो घट जाता है, अर्थात वायु विरल हो जाती है ना, रेयरर मीडियम के रूप में वो बदल जाती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह से हम लोग जैसे ऊपर उठेंगे तो हवा विरल हो जाती है और पृथ्वी के समीप की जो हवाएं होती है ना वो ठंडी रहती है, जिसके वजह से नीचे सघन माध्यम बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एक कल्पना करते हैं कि यहाँ पर कोई एक वस्तु जो होती है ये उड़ रही है कि नहीं। यहाँ पर एक कोई वस्तु है, आप लोग इसको कुछ भी मान सकते हैं, ये हवाई जहाज है ना, चाहे आप इसे पंछी भी मान सकते हैं कि ये उड़ रही है कि नहीं। तो इससे मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण तो लंबवत
चलते हुए आएगी पृथ्वी की, है कि नहीं, सतह की और ये जो आप देख पा रहे हैं ये दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा। इसका मतलब ये वैसा लेयर है जो कि सघन माध्यम और विरल माध्यम को, मतलब गर्म हवा और ठंडी हवा को ये अलग अलग करती है, ये वैसी है। तो इसका मतलब है कि ये नीचे की ओर चले जाएगी बच्चों इस प्रकार अपवर्तित होकर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी सतह पर प्रकाश का लंबवत आपतन होता है तो वो लंबवत अपवर्तित भी हो जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण बच्चों इधर इस प्रकार आपतित होती है, इस प्रकार मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकती है, कहीं भी आपतित हो सकती है। तो आप लोग एक तुलना कर लीजिए कि मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है, तो ऊपर में क्या है बच्चों, मेरा हवा गर्म है, इसीलिए यहाँ पर विरल माध्यम का निर्माण होगा। ये एक विरल माध्यम है कि नहीं, जिसका अपवर्तनांक μ1 है, और नीचे में सघन माध्यम है। हम लोग जानते हैं कि नीचे में सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सतह पर एक हम लोग लंब ड्रॉ करते हैं इस प्रकार। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो किधर की ओर मुड़ेगा, वो अभिलंब की ओर इस प्रकार मुड़ जाती है कि नहीं, इस प्रकार मुड़ जाती है। तो हम लोग तो प्रकाश की मुड़ी हुई किरण को नहीं देख पाते हैं। मान लें कि यहाँ पर हम अपना आँख को रख करके यदि हम देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ हमारा आँख है कि नहीं, ये हमारा आइज़ है बच्चों, और हम लोग इससे क्या देखेंगे, इस वस्तु को देख रहे हैं तो मुड़ी हुई प्रकाश तो मुझे नज़र नहीं आएगी, मुझे सीधी प्रकाश नज़र आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण जो मुड़ी हुई है इसको डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करेंगे ऊपर की, और इसको सीधा बना देंगे, है कि नहीं। इस प्रकार हम लोग उसको सीधा बनाने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार डॉटेड लाइन से मैं इसको सीधा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये मेरा सीधा ये बन गया। और इस भी किरण को हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे इस तरह करके बच्चों, इस प्रकार इस भी किरण को हम लोग, है ना, जो लंबवत आपतित हुई उस किरण को हम लोग, दोनों किरण एक दूसरे को आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं। तो वस्तु का जो इमेज बनेगा बच्चों, वस्तु का इमेज यहाँ पर बनता है। इसका मतलब है कि वस्तु अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर प्रतीत होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग तो अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि वस्तु अपने जो वास्तविक ऊंचाई थी उससे कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है, ये माध्यम, है ना, में विरलता और सघनता में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है कि नहीं। क्योंकि सतह से जो गर्म है, सूरज की किरण की वजह से जो पृथ्वी की सतह के समीप की जो वायु होती है वो गर्म होकर के, हल्की होकर के धीरे धीरे ऊपर उठती है, और ऊपर की जो ठंडी वायु है वो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आती है, जिसकी वजह से ऊपर की गर्म हवाएं और नीचे की ठंडी हवाएं दोनों मिलकर के सघन, विरल और सघन माध्यम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि आकाश में यदि कोई वस्तु उड़ रही होती है तो उस वस्तु का वास्तविक स्थान से कुछ अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके बच्चों हम लोग इसका वास्तविक ऊंचाई और, है ना, क्या बोलते हैं, आभासी ऊंचाई के बीच हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत कुछ बातों को लिख देना चाहता हूँ बच्चों कि सबसे पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, मेरा कोई एक वस्तु है जिसका नाम है ए, और ये इसका एपरिएंट हाइट है जिसका नाम हम लोग ए डैश दे देते हैं, है ना। तो अब यहाँ से प्रकाश की किरण बी चलती है, इस प्रकार बी चलेगी और इस बिंदु को हम लोग सी दे देते हैं। तो देखिए मान लिया, देखिए माना ए एक वस्तु है कि नहीं, माना ए एक वस्तु है जो, है कि नहीं, ए एक वस्तु है ना, ए एक वस्तु है जो आकाश में उड़ रही है कि नहीं, जो आकाश में उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है कि नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह वस्तु, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह वस्तु अपनी, है कि नहीं, यह वस्तु अपनी वास्तविक ऊंचाई से, है ना, यह वस्तु अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ अधिक ऊंचाई पर, है कि नहीं, यह वस्तु अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ अधिक ऊंचाई पर उड़ती प्रतीत होती है, उड़ती
प्रतीत होती है बच्चों। तो इस प्रकार की घटना आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, लेकिन मुझे आभास या उसके बारे में प्रतीत नहीं होता है कि कुछ ऐसी ही घटनाएं होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी गणना करना शुरू करते हैं बच्चों। तो आप लोग फिगर को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। देखिए ये आपतित प्रकाश है, आप लोग देख पा रहे हैं कि ए बी जो है एक आपतित प्रकाश है और ये क्या है, एक लंब है। तो आपतित प्रकाश लंब के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग आई नाम देते हैं बच्चों। और ये भी एक अपवर्तित प्रकाश है ये वाला, और ये लंब के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग आर नाम देते हैं, जिसको अपवर्तित कोण भी कहते हैं। तो चलिए आप देख पा रहे हैं कि ये एक लंबवत किरण है और ये भी एक लंब है। इसका मतलब है कि दोनों ही लंब आपस में समानांतर होंगे। यदि ये कोण आपका कितना है, आई है, तो ये भी कोण कितना होगा, आई होगा, जिसको हम लोग एकांतर कोण भी हम लोग उसको कहते हैं। और ये किरण देख पा रहे होंगे, ये किरण संगत कोण हो जाता है कि नहीं, ये कोण संगत कोण होगा। इसका मतलब ये भी देखिए ये क्या होगा, समानांतर किरण दोनों हैं। तो ये आर है, तो बच्चों आप गणित के अर्थ से आप लोग समझ सकते होंगे कि ये भी कोण मेरा आर होगा, है कि नहीं। तो इतनी गणित की भाषाओं को आप लोगों को समझना होगा बच्चों। ये छोटी छोटी क्लास में इस सब चीज़ को पढ़ाया जाता है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिगर से, है कि नहीं। यहाँ फिगर से हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अपने फिगर को अपने कॉपी में जरूर ड्रॉ करिएगा बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज, है कि नहीं, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। तो यहाँ पर एंगल कितना है बच्चों, मेरे पास साइन आई है। तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, इसका मतलब बेस है ना बटा हाइपोटेनस होगा। तो बी सी बटा ए बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे, बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, है ना, ये बी सी और ये हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा ए बी। इसी प्रकार एक अन्य समकोण त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, जिसका नाम क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं, ए डैश बी सी। तो इसका नाम हम लोग दे देंगे ए डैश बी सी, त्रिभुज ए डैश बी सी। तो यहाँ पर आप एंगल आर बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और साइन इसके साथ लेंगे। तो साइन आर इज इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा बी सी, है कि नहीं, बी सी। और इस कंडीशन में मेरा हाइपोटेनस जो होगा, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, वो क्या होगा, ए डैश बी हो जाएगा। यहाँ पर ए डैश बी होगा। चलिए अब इस संपूर्ण फिगर के लिए, है ना, इस सतह बी सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्नेल का नियम लागू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सतह बी पर स्नेल का नियम लागू करने पर, है या स्नेल का नियम लागू करेंगे। देखिए स्नेल का नियम लागू करने पर, है ना, स्नेल का नियम लागू करने पर। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों। तो स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर होता है कि नहीं, साइन आई बटा साइन आर। और अपवर्तनांक सबसे पहले उस माध्यम का लिया जाता है जहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसका मतलब है कि म्यू टू अपवर्तनांक हमको पहले लेना पड़ेगा। म्यू टू बटा यहाँ पर हो गया म्यू वन। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे 1 म्यू टू। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से साइन आई और साइन आर का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे, लिखेंगे साइन आई तथा साइन आर का मान रखने पर, है ना, साइन आई तथा साइन आर का मान रखने पर। तो हम लोग रखते हैं तो क्या पाते हैं बच्चों, साइन आई के जगह में रखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा बी सी बटा, तो यहाँ पे साइन आई का मान हम लोग क्या रखें बच्चों, बी सी बाई ए बी, और साइन आर का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, है ना, बी सी बाई ए डैश बी। तो क्या लिखेंगे, देखिए बी सी बाई ए डैश बी हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पर हो गया 1 म्यू टू। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बी सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो डेट सिंप्लाइज ए डैश बी मेरा ऊपर चला गया और नीचे में आ गया ए बी इज इक्वल टू 1 म्यू टू हो जाएगा इस प्रकार। तो ये समीकरण मुझको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ए डैश बी क्या है, ये तो दोनों ही त्रिभुज में मेरा हाइपोटेनस हो जाता है बच्चों, ये तो कर्ण है। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं, है कि नहीं। ए डैश बी मेरा क्या है, ये तो आभासी ऊंचाई का कर्ण है, और ए बी क्या है मेरा, ये वास्तविक ऊंचाई का के लिए त्रिभुज के लिए कर्ण है मेरा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर एक
है ना, एग्जम्पशन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कल्पना ये चीज़ करेंगे कि बी बिंदु सी के बहुत नज़दीक है। क्यों ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि देखिए ये प्रकाश की किरण जो आ रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं पर आपतित हो, इस बिंदु पर भी आपतित हो सकती है, यहाँ पर भी आपतित हो सकती है, यहाँ पर भी। इसका मतलब है कि ये सी के बहुत नज़दीक भी आपतित हो सकती है। यदि वो सी के बहुत नज़दीक बिंदु पर भी आपतित हो तो इस प्रकार ही घटना घटित होगी, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग ये कल्पना करते हैं कि बी बिंदु सी के बहुत नज़दीक है। यदि ये बी बिंदु सी के बहुत नज़दीक हो जाएगा तो ए बी जो होगा, जो आप देख रहे हैं ए बी जो लंबाई होगा वो लगभग ए सी के बराबर हो जाएगा, और ए डैश बी लंबाई जो होगा वो लगभग ए डैश सी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग उसको कल्पना करेंगे। आप लोग अपने कॉपी में बनाया गया फोटो पर ध्यान फोकस करिए। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना, है कि नहीं, माना कि बी बिंदु, है कि नहीं, माना बी बिंदु सी के बहुत नज़दीक है, सी के बहुत नज़दीक है ना, सी के बहुत नज़दीक है। ऐसा करने पर हमको क्या होगा कि ए डैश बी जो होगा वो लगभग बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश सी के बराबर हो जाएगा, और ए बी जो होगा बच्चों वो भी लगभग बराबर ए सी के प्राप्त होगा। अब हम लोग ये मान को यहाँ पे रखेंगे तो डेट सिंप्लाइज 1 म्यू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डैश सी, और ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी। और ए डैश सी मेरा क्या है बच्चों, ये तो आभासी ऊंचाई है कि नहीं। ए डैश सी जो है मेरा, ए डैश सी मेरा ये तो आभासी ऊंचाई है, और ए बी जो मेरा ये वास्तविक ऊंचाई है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 म्यू 2 जो हमको प्राप्त हुआ बच्चों, जो ये मेरे सापेक्षिक अपवर्तनांक का वैल्यू जो होगा वो क्या प्राप्त होगा, आभासी ऊंचाई, है कि नहीं, आभासी ऊंचाई, आभासी ऊंचाई और बटा वास्तविक ऊंचाई हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, आभासी ऊंचाई बटा वास्तविक ऊंचाई। तो ये समीकरण को कुछ प्राप्त हुआ। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए तो ये समीकरण आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं, कि म्यू 1 2 का वैल्यू जो होगा, 1 म्यू 2 का वैल्यू जो होगा आभासी ऊंचाई बटा वास्तविक ऊंचाई मुझे प्राप्त होगा। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होगा। यदि आप उस आभासी ऊंचाई को ज्ञात कर लें और वास्तविक ऊंचाई को आप यदि ज्ञात कर ले बच्चों, तो आपका क्या होगा, है कि नहीं, यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वो दोनों माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक आपको प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं बच्चों। फोटो को एक बार देखिए, यहाँ पर क्या है, विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम हम लोग क्या मानते हैं, मान लीजिए कि हवा ही है ये, तो हवा जो होगा इसका अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और ये सघन माध्यम म्यू 2 जो है मेरा, इसका अपवर्तनांक को लगभग हम लोग क्या मान लेंगे, म्यू, क्योंकि हवा अदृश्य होती है इसलिए उसके अपवर्तनांक को हम लोग क्या मान लेंगे, 1। या तो आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु को हम लोग है ना पानी से हवा में देख रहे हैं, पानी से हवा की ओर हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसी घटना हम लोगों को नजर आएगी। तो आप लोग यहाँ पर क्या माने कि ऊपर में जो विरल माध्यम है वो एक हवा है और नीचे में कोई दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। तो हवा का अपवर्तनांक 1 होता है और यहाँ पर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक हम लोगों ने म्यू माना। तो इस दोनों मान को हम लोग अपवर्तनांक के जगह पे भी हम लोग रख करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना, म्यू 1 का मान 1 है क्योंकि ये हवा है, म्यू 1 का मान 1 है और म्यू 2 का मान क्या है, म्यू है। तो ये मानों को अब हम लोग ऊपर के समीकरण में रखेंगे। तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू कितना प्राप्त होता है बच्चों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो म्यू 2 बाय यहाँ पर हो जाएगा म्यू 1, है कि नहीं। 1 म्यू 2 का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, म्यू 2 बाय म्यू 1 रख सकते हैं। और म्यू 2 का वैल्यू म्यू है और म्यू 1 का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आभासी, है कि नहीं। ये हो जाएगा मेरा आभासी ऊंचाई बटा वास्तविक ऊंचाई। तो इसका मतलब है कि म्यू का वैल्यू हम लोगों को इस प्रकार प्राप्त होगा। तो म्यू इज इक्वल टू हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन को हम लोग लिख देते हैं बच्चों कि म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, आभासी ऊंचाई, है ना, आभासी ऊंचाई बटा वास्तविक ऊंचाई हम लोगों को प्राप्त होगा, है कि नहीं। वास्तविक ऊंचाई हम लोगों को प्राप्त होगा। तो इस समीकरण की तुलना जो है बच्चों, एक मिनट, हम लोग बता रहे हैं आपको कि इस समीकरण की तुलना आप उस समीकरण से करें जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जल से भरे किसी पात्र के पेंदी पर यदि मैं 1 रुपया का सिक्का को रख देता हूं तो वो
अपने स्थान से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है कि नहीं। तो उसमें आप लोग तुलना करिए, तो दोनों में आप लोगों को तुलना जब करिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा कि सिक्के वाले कहानी में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी, और ये जो आकाश में उड़ते किसी वस्तु के लिए जो मैंने यहाँ पर व्यंजक निकाला है, इसमें प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। दोनों में यही अंतर होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका तुलनात्मक थोड़ा सा अध्ययन हम लोग यहाँ पर करते हैं बच्चों, और इसको जानने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए पहली वाली घटना में सिक्का वाला में यहाँ पे मैं सिर्फ इसको इस मेंशन करूँगा कि सिक्का कहने से मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, है कि नहीं। जल से भरे पात्र में जो मैंने डाला था सिक्का में। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम लोग अपवर्तनांक का वैल्यू लिए थे, तो हम लोग यहाँ पर सघन माध्यम में वाटर को लिए थे, म्यू डब्ल्यू को लिए थे बच्चों, और विरल माध्यम में हम लोग म्यू ए को लिए थे। यही लिए थे, पानी है ना, पानी से हवा में प्रकाश की किरण जा रही थी। अब आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि अपवर्तनांक का वैल्यू जो होता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए बच्चों, है कि नहीं। इस तरह समझाने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर पानी है कि नहीं, यहाँ पर पानी है और यहाँ पर हवा है। तो प्रकाश की इसका अपवर्तनांक कितना हो गया, म्यू डब्ल्यू हो गया, और इसका अपवर्तनांक म्यू ए हो गया। यहाँ पर आप लोगों का क्या है, एक अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण इधर से जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है इस प्रकार। तो ये कोण आपका आई हो जाता है और ये कोण आपका आर हो जाता है, नहीं, यही ना। तो यहाँ पर हम लोग अपवर्तनांक का वैल्यू जो हम लोग लेते हैं बच्चों, तो वो हम लोग क्या लेते थे, वहाँ हम लोग लेते थे कि म्यू ए बाय, है कि नहीं, म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू लेते थे। म्यू ए आप लोग उस थ्योरी को जरूर देखिए, नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और इसको हम लोग उलट देते थे बच्चों, तो क्या मिलता था, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए हम लोगों को, इसको उलटने पर हम लोगों को ये प्राप्त होता था इस प्रकार। और यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता था रियल, है कि नहीं, डेप्थ और बटा एप्रिएंट डेप्थ हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता था। तो आप लोग अब बताइए कि म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब हो गया कि ए म्यू डब्ल्यू जो हम लोग लिखते हैं ये हमेशा एक से बड़ा होगा, है कि नहीं, ये हमेशा एक से बड़ा होता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि म्यू डब्ल्यू का अपवर्तनांक ज़्यादा है और म्यू ए का यहाँ पर अपवर्तनांक कम है। इसका मतलब है कि म्यू डब्ल्यू ज़्यादा होने से ये इसका वैल्यू एक से ज़्यादा हो गया, है कि नहीं। मतलब ऊपर बड़ा संख्या है और नीचे छोटी संख्या है, इसका आप भाग दीजिए, किसी बड़ी संख्या को आप छोटी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा एक से बड़ा आएगा, है कि नहीं। तो इस स्थिति में इसका जो सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान निकलता है बच्चों, वो क्या होता है, एक से बड़ा होता है। इस स्थिति में ये हमेशा क्या होगा, एक से, मतलब रियल बटा, है कि नहीं, रियल बटा एप्रिएंट जो होगा डेप्थ, मतलब वास्तविक, है ना, गहराई बटा आभासी गहराई का मान एक से बड़ा होगा। इस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि रियल डेप्थ, है कि नहीं, जो रियल डेप्थ होगा वो बड़ा होगा एप्रिएंट डेप्थ से, एप्रिएंट डेप्थ से यहाँ पर बड़ा होगा। इसका मतलब है रियल मतलब समझ रहे हैं, ये हो गया वास्तविक गहराई, और एप्रिएंट मतलब आभासी गहराई। इसका मतलब क्या हो गया, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की स्थिति में जाता है तो वास्तविक गहराई ज़्यादा बड़ा होता है वो आभासी गहराई से। अब वही स्थिति हम लोग यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, है कि नहीं, आकाश में उड़ते, हम यहाँ पे टॉपिक्स का नाम देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। सिर्फ आकाश में उड़ते वस्तु के लिए हम लोग यहाँ पे जो समीकरण को देखा, वो समीकरण क्या प्राप्त हुआ बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि म्यू टू बाय यहाँ पर हम लोगों को म्यू वन प्राप्त हुआ, म्यू टू बाय म्यू वन यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, बताइए म्यू टू बड़ा है या म्यू वन बड़ा है, म्यू टू बड़ा है या म्यू वन बड़ा है, क्योंकि म्यू टू ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक था, है कि नहीं, और म्यू वन जो था वो विरल माध्यम का अपवर्तनांक था। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। इसका मतलब है ये भी संख्या जो होगी एक से बड़ी होगी, है कि नहीं, ग्रेटर देन वन होगा। तो इसका समीकरण हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था बच्चों, हम लोगों को इसका समीकरण आप लोग देख पा रहे हैं कि आभासी मतलब एप्रिएंट हाइट, है कि नहीं, आभासी ऊंचाई बटा वास्तविक ऊंचाई हम लोगों को इसका समीकरण प्राप्त हुआ है कि नहीं, समीकरण हम लोगों को इसका प्राप्त हुआ। जब यदि एक से बड़ा होगा, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं कि इस सब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आभासी ऊंचाई बटा वास्तविक ऊंचाई, ये भी क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि अब वास्तविक ऊंचाई को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आभासी ऊंचाई बड़ा होगा वास्तविक ऊंचाई से, है कि नहीं, वास्तविक ऊंचाई से। तो इस स्थिति में आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आभासी ऊंचाई
बड़ा होगा वास्तविक ऊंचाई से। तो दोनों में आप लोग अंतर समझ पाए होंगे बच्चों कि आकाश में उड़ते किसी वस्तु के लिए प्रकाश की किरण हमेशा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो इस स्थिति में आभासी ऊंचाई बड़ा होगा वास्तविक ऊंचाई से। और सिक्का, जब पानी में हम लोग के पेंदी पर जब हम लोग सिक्का रखे थे तो वहां पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी। तो इस स्थिति में रियल डेप्थ मतलब वास्तविक गहराई ज़्यादा होगा आभासी गहराई की तुलना से। तो आप लोग इस प्रकार दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए बच्चों और समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इसमें एक बात आप लोगों को समझना है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है विरल माध्यम की तुलना में। तो उसी से हम लोग क्या किए हैं कि सघन माध्यम ऊपर में था, विरल माध्यम का अपवर्तनांक नीचे था, इसका मतलब वो संख्या 1 से बड़ी हो गई और कैलकुलेशन करके हम लोगों ने यह साधारण सा बात हम लोग जाना। तो और भी प्रकाश का अपवर्तन का बहुत सारा अनुप्रयोग आप लोगों ने क्लास में पिछले क्लास में बच्चों के क्लास में देखा होगा बच्चों। इसमें बहुत सारा है जिसको हम लोग अभी छोटे बड़े क्लास में हम लोग नहीं देखेंगे। जिसमें क्या होता है आप लोग जानते हैं कि तारों का टिमटिमाना है कि नहीं, ये भी प्रकाश का अपवर्तन का एक घटना होता है। उसके बाद यदि पात्र के पेंदी पर यदि आप छड़ी को रख दीजिए तो वो छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना। यदि किसी तालाब में कोई मछली तैर रही होती है तो मछली का भी वास्तविक स्थान से है ना कुछ ऊपर उठा प्रतीत होना। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटना के बारे में हम लोगों ने पिछले अपने कक्षाओं में 10th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा। तो यहाँ पर उसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो पिछले क्लास की बातें थी। यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ना था मैंने उसके बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया। तो चलिए इसके बारे में और भी हम लोग नॉलेज लेते हैं बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन के संबंध में एक और घटना होता है जिसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, है कि नहीं। तो क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं तो चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट है कि नहीं हम लोग देखते हैं पेज में, हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। क्रांतिक कोण जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक्स हम लोग लिख देते हैं बच्चों। क्रांतिक कोण क्या होता है कि नहीं, क्रांतिक कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल भी हम लोग कहते हैं। क्रिटिकल एंगल हम लोग उसको कहते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग क्रांतिक कोण के बारे में जानते हैं बच्चों। इसके बारे में भी आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था बच्चों, लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा था। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्रांतिक कोण किसको कहते हैं। तो सबसे पहला क्रांतिक कोण के बारे में आप लोग समझ जाइए, उसके बाद मैं इसके बारे में लिखूँगा। तो क्रांतिक कोण के संबंध में बच्चों प्रकाश की किरण को है कि नहीं, प्रकाश की किरण को है ना, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से है कि नहीं, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक होता है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक होता है। इस बात को आप लोग समझेंगे। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक होता है कि नहीं। क्रांतिक कोण का निर्माण तभी संभव है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, है ना। तो ये सबसे पहला यहाँ पर चीज़ होना चाहिए बच्चों। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। मान लेते हैं कि ये दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा है बच्चों, और नीचे में क्या है, सघन माध्यम है हमारा, है कि नहीं। नीचे में सघन माध्यम है और ऊपर में हमारा क्या है, विरल माध्यम है, इस प्रकार। और इस पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक लंब ड्रॉ कर देते हैं। ये एक लंब है मेरा, अभिलंब है, और इसमें क्या होती है, प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि आपतित होती है इस तरह, है कि नहीं, इस प्रकार आपतित होती है। तो ये क्या होगा, हम लोग जानते हैं प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, है कि नहीं। तो ये इधर मुड़ गई, ये अभिलंब से दूर हट गई। अब हम लोग कहते हैं क्या, यदि ये आपतित कोण है, क्योंकि ये अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बना रही है, उसको हम लोग आपतित कोण कहते हैं। अब इस आपतित कोण के मान को हम लोग बढ़ा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि प्रकाश ए है तो अपवर्तित प्रकाश भी ए होगा, क्योंकि समझने में आसान होगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या कहेंगे कि प्रकाश के आपतन कोण के मान को हम लोगों ने बढ़ा दिया।
आपतन कोण के मान को देख पा रहे हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया तो अपवर्तित कोण का भी मान भी बढ़ जाएगा बच्चों इस प्रकार। तो इस कोण को हम लोग किरण को हम लोग बी नाम देंगे, तो ये भी मेरा क्या हो गया बी। अब और अधिक हम लोग आपतित कोण को हम लोग बढ़ा देंगे, और भी आपतित कोण को हम लोग बढ़ा दिए इस प्रकार। तो अब हम लोग क्या देंगे कि प्रकाश की किरण इतनी ज़्यादा झुक गई कि ये दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर हो गई, मतलब इधर से होकर चल जाए। तो इस निश्चित कोण को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। कि है कि नहीं, वह निश्चित आपतित कोण जिस पर अपवर्तित कोण दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर हो जाती है, तो वह निश्चित आपतित कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले ही, है कि नहीं। आप लोग उसका रिवीजन करिए बच्चों। फिर देखिए इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह निश्चित आपतित कोण जिस पर है ना अपवर्तित किरण 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये कोण कितना है बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री का कोण है। तो यह निश्चित आपतित कोण को भी हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो इसका परिभाषा देखिए मैं लिखता हूँ, है कि नहीं। क्रांतिक कोण का परिभाषा, ये कुछ भारी बात नहीं है बच्चों, बस समझने वाली बातें हैं। एक बार इसको यदि आप लोग समझ जाएंगे, उसके बाद ये सदा के लिए आप लोगों के साथ हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग परिभाषा लिखते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से है ना विरल माध्यम में है ना, विरल माध्यम में जाती है ना, विरल माध्यम में जाती है, तो यह अभिलंब है ना, तो यह अभिलंब की ओर, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती। आपतित कोण के मान को बढ़ाने पर है ना, आपतित कोण के मान को है ना, आपतित कोण के मान को बढ़ाने पर है ना, बढ़ाने पर अपवर्तित कोण है ना, अपवर्तित कोण बढ़ता है ना। आपतित कोण को मान बढ़ाने पर अपवर्तित कोण भी बढ़ता है, एक निश्चित आपतित कोण पर, इस प्रकार लिखेंगे कि एक निश्चित आपतित कोण पर, देखिए एक निश्चित आपतित कोण पर, एक निश्चित आपतित कोण पर अपवर्तित किरण, एक निश्चित आपतित कोण पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को, अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाली है ना, अलग करने वाली, दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर है ना। मैंने क्या लिखा, एक निश्चित आपतित कोण पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर हो जाती है ना, समानांतर हो जाती है। इस निश्चित आपतित कोण को है ना, इस निश्चित आपतित कोण को, इस निश्चित आपतित कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोण को है ना क्रांतिक कोण कहा जाता है। आपतित कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, निश्चित आपतित कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं बच्चों। तो ये परिभाषा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया नहीं, तो इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि एक निश्चित आपतित कोण पर अपवर्तित किरण यदि दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समांतर हो जाए है ना, तो उस निश्चित आपतित कोण को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए एक निश्चित आपतित कोण पर, देखिए एक निश्चित आपतित कोण पर, एक निश्चित आपतित कोण पर यदि अपवर्तित है ना, यदि अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वह निश्चित आपतित कोण, तो वह निश्चित है, तो वह निश्चित आपतित कोण,
तो वह निश्चित आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है ना, क्रांतिक कोण कहलाता है बच्चों। तो ये इसका आसान डेफिनेशन है, आप लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करते हैं बच्चों। डेफिनेशन तो हो गया, हम लोग बात भी समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि एक निश्चित आपतित कोण पर यदि प्रकाश की किरण को आपतित कराया जाए तो वो क्या होगी, दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर हो जाती है, दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर हो जाती है। तो इस निश्चित आपतित कोण को ही हम लोग को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो इसका भी हम लोग नाम देते हैं बच्चों, यदि ये सी है तो ये भी सी हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि हम लोग ए से बी आपतित कोण को बढ़ाएं, बी से सी आपतित कोण को बढ़ाएं तो वहीं अपवर्तित कोण भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाता है। तो इसको ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, इसको ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मान लेते हैं कि ये कोण मेरा कितना है बच्चों, ये कोण मेरा आई है और ये ए के लिए है ना, तो ये कोण मेरा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं आपतित कोण अपवर्तित कोण हो गया, और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है बच्चों, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, μ1 मान लेते हैं, और विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको हम लोग μ2 मान लेते हैं। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब है इस संदर्भ में हम लोग स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin I बटा sin R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्नेल का नियम का प्रयोग करने पर, देखिए स्नेल का नियम है कि नहीं, स्नेल का नियम का प्रयोग करने पर है ना, स्नेल का नियम का प्रयोग करने पर। तो स्नेल का नियम क्या आता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि sin I बटा sin R। तो पहला अपवर्तनांक हम लोग किसके लिए लिखेंगे, तो μ2 लिखेंगे, बाय यहाँ पर हो जाएगा μ1। अब हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, यदि I का मान लेते हैं कि ये क्रांतिक कोण था ना बच्चों, ये वाला क्रांतिक कोण था मेरा, इस क्रांतिक कोण को हम लोग क्या देंगे, सी दे देते हैं। तो यदि हम लोग क्रांतिक कोण को सी दे देंगे तो अपवर्तित कोण मेरा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है ना। तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए इस कंडीशन में आप लोग फोटो अपने कॉपी में जरूर बना लेंगे। यदि आई का मान यदि सी हो जाए, यदि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। हम लोग जानते हैं ये चीज़, यदि हम लोग आपतित कोण का मान बढ़ा करके यदि सी कर देंगे तो आर का मान बढ़ करके 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तब ये कंडीशन को हम लोग यहाँ पर रख करके संतुष्ट करा दें एक बार। तो इन सभी मानों को वहाँ पे रखेंगे तो आई के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, सी रखेंगे, और आर के जगह में हम लोग 90 डिग्री रख देते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, μ2 बाय यहाँ पर μ1 प्राप्त हुआ। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि sin 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसका मतलब ये टर्म 1 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, sin c इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया μ2 बाय μ1 हमको प्राप्त होता है। तो ये समीकरण हमको कुछ क्रांतिक कोण के लिए प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग अपवर्तनांक के बारे में भी हम लोग इसमें तुलना कर ही लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे बच्चों। मान लेते हैं कि फिगर में आप लोग जो देख रहे हैं वो इस प्रकार है, ये विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ये हवा है कि नहीं। विरल माध्यम क्या है, हवा है। तो हवा का अपवर्तनांक μ2 के वैल्यू की जगह में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सघन माध्यम की जगह में हम लोग इसको पानी मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि पानी है, तो इसका अपवर्तनांक हम लोग इसको म्यू मान लेंगे, है कि नहीं। तो अब इस μ2 का वैल्यू 1 और μ1 का वैल्यू को म्यू रखेंगे तो देखते हैं हम लोगों को यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। अब फिगर को आप लोग अपने है ना कॉपी में जरूर नोट करिएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, μ1 जो था उसको हम लोग पानी का माध्यम माने और इसका अपवर्तनांक को हम लोग ने म्यू माना। इस किसके तुलना में, हवा के तुलना में। यहाँ पर μ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, μ2 का वैल्यू हो जाएगा 1, है कि नहीं। अब दोनों मान को यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, sin c इज इक्वल टू आप लोग μ2 का वैल्यू को 1 रखेंगे और म्यू का वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, देख पा रहे हैं आप लोग कि हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक
है कि नहीं, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक का मान है ना उस माध्यम के क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार पर देख सकते हैं, इसका मतलब माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए माध्यम का अपवर्तनांक है कि नहीं, माध्यम का अपवर्तनांक है कि नहीं, माध्यम का अपवर्तनांक है कि नहीं, माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, है कि नहीं, क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अपवर्तनांक जितना माध्यम सघन होता जाएगा, माध्यम की सघनता को आप जितना बढ़ाते जाएंगे, आपका क्रांतिक कोण का मान उतना घटता जाएगा, है कि नहीं। आप जितना से, इसका मतलब है यदि आप एक ही प्रकार के प्रकाश का प्रयोग करिए, प्रकाश मान लेते हैं कि हम लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग हम करते हैं, प्रकाश के आवृत्ति तरंगदैर्घ्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि मैं एक ही प्रकाश का प्रयोग करता हूँ, है ना, तो यदि लाल रंग के प्रकाश का मैं यदि प्रयोग कर रहा हूँ, तो लाल रंग के प्रकाश के संदर्भ में यदि उसका पानी में यदि क्रांतिक कोण निकालते हैं, है ना, पानी में क्रांतिक कोण निकालेंगे और कांच में हम यदि उसका क्रांतिक कोण निकालेंगे, तो आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर उसका क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होगा। लाल वर्ण के प्रकाश के लिए तो हम आपको बता देते हैं कि उसका अपवर्तनांक है कि नहीं, पानी में ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि जैसे लाल रंग को यदि आप किसी निश्चित आपतित कोण पर यदि अपवर्तित कराइएगा, है कि नहीं, पानी में, और कांच में यदि उसको आपतित कराइएगा, तो 90 डिग्री अपवर्तित कोण प्राप्त करने के लिए आपको, है कि नहीं, किस में ज़्यादा कोण से उसको मोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, किस में, पानी में या कांच में, तो आपको पानी में उसको ज़्यादा कोण से मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी की अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए क्रांतिक कोण वहाँ पर ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा फोटो में आप लोग देख करके समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पानी के लिए मैंने प्रयोग किया, पानी के लिए, है कि नहीं, और यहाँ पर मैंने कांच के लिए प्रयोग किया, कांच के लिए, इस प्रकार। तो मान लेते हैं, समझिए थोड़ा सा, कि पानी पे मैंने आपतित कराया और ये 90 डिग्री प्राप्त किया, तो कांच में हमको थोड़ा सा कम ही कोण पर हमको उसको क्या करना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा, है कि नहीं, कम। ये देख पा रहे हैं कि ये कोण ज़्यादा है और ये कोण मेरा क्या है, कम है। तो इसका मतलब है कि एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, आपको प्रकाश में परिवर्तन नहीं करना होगा। लाल रंग का प्रकाश यदि आप कांच के लिए यदि प्रयोग करते हैं, कांच से यदि वो मान लेते हैं कि हवा में जा रहा है और यहाँ पर पानी से वो हवा में जा रहा है, तो आपको पानी के लिए ज़्यादा कोण पर उस प्रकाश को आपतित करना पड़ेगा, है कि नहीं, और कांच के लिए कम कोण पर आपतित करना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे यहाँ पर बात को बतला रहा है। तो ये तो सिंपल सा बात है बच्चों, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसका मतलब है माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, है ना। एक कॉची का समीकरण होता है बच्चों, कॉची का, है कि नहीं, इसको हम लोग कॉची का समीकरण कहते हैं। कॉची का समीकरण हम लोगों को ये क्या बतलाता है कि किसी भी माध्यम का, किसी भी प्रकाश का, है कि नहीं, किसी भी प्रकाश का उस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, प्रकाश का, बात याद रखिएगा, प्रकाश का भी उस माध्यम, मतलब प्रत्येक प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इस बात को आप लोग समझिए कि है ना, हर अलग अलग प्रकाश के लिए, है ना, एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ये बहुत गंभीर वाली बातें होती है, इसको समझने योग्य बातें होती है। कि मान लेते हैं कि कांच है यहाँ पर, समझिएगा, इस बात को समझना है कि आज का क्लास, है कि नहीं, समझने के लिए ही है। आप देखिए, मान लेते हैं कि ये कांच है, ये ग्लास है, तो लाल वर्ण के लिए यदि हम लाल वर्ण इसमें डालें हैं, तो लाल वर्ण के लिए इस माध्यम का अपवर्तनांक यदि μ1 है, तो वहीं बैगनी वर्ण के लिए इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 हो जाएगा, बदल जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि हर रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए ना हर वस्तु अलग अलग रंग की हमको दिखाई पड़ती है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो इस बात को आप लोगों को समझनी होगी, है कि नहीं, क्योंकि माध्यम एक ही है, लेकिन प्रकाश की यदि प्रकृति बदल जाए तो माध्यम का अपवर्तनांक भी बदल जाता है उस प्रकाश के लिए, है कि नहीं, उस प्रकाश के लिए बदल जाता है। तो कॉची का समीकरण यहाँ पर बतलाता है कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ आप लोगों को समझना हो कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है
है कि नहीं, वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप स्क्वायर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो ये समीकरण इसका मतलब बताता है कि जैसे जैसे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ता है उस माध्यम का अपवर्तनांक घटता जाता है। बात समझे। अब यहाँ पर समझने का कॉची का समीकरण को प्रयोग करिए, है कि नहीं, क्योंकि ये समीकरण का एक्सप्रेशन आप लोगों को आगे कक्षा में बीएससी लेवल पर जाकर के मिलता है। कॉची के समीकरण को प्रूव करना, है कि नहीं। तो इसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक कांच है, तो लाल वर्ण के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेड के लिए। तो रेड के लिए यदि इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कि μ1 है और वायलेट रंग के लिए इसका अपवर्तनांक μ2 है, तो कौन सा वर्ण के लिए इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा बताइए। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, मतलब r लैम्डा ज़्यादा होगा v लैम्डा से। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य वायलेट रंग के तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वायलेट वर्ण के लिए ज़्यादा होगा, है कि नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर μ2 बड़ा होगा μ1 से। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। यही कॉची का समीकरण है, इसी को हम लोग कॉची का समीकरण कहते हैं। जैसे जैसे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाता है कि नहीं, एक निश्चित माध्यम में, है कि नहीं, उसका अपवर्तनांक घटता जाता है। इसी को हम लोग कॉची का समीकरण भी कहते हैं। तो चलिए इस समीकरण के लिए हम लोग कॉची का समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लैम्डा का वैल्यू, है कि नहीं, म्यू के जगह में 1/λ को हम लोग पुट कर देंगे। तो ऊपर के समीकरण से हम लोग क्या पाते हैं, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/, है ना, 1/λ हमको प्राप्त हो जाएगा। तो लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो यहाँ हम लोग को क्या प्राप्त होगा, साइन सी इज इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब होगा कि क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं कि क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। देख पा रहे हम कि क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है कि नहीं। क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के, है कि नहीं, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है कि नहीं। क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि अब जैसे जैसे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा क्रांतिक कोण बढ़ेगा, है कि नहीं। इसका मतलब साफ यही है बच्चों कि जैसे जैसे हम लोग क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाएंगे, है कि नहीं, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। उल्टा भी आप लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ेगा क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ता ही जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग बच्चों देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या होता है ये चीज़। ये क्रांतिक कोण बहुत ही अच्छा चीज़ है बच्चों। इसको आप लोग अपने घर में भी प्रयोग में देख सकते हैं, है कि नहीं, बशर्ते आप लोगों को यदि इंटरेस्ट होगा तो। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग जो बातें बोले उसके बारे में चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ये दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है इस प्रकार, है कि नहीं, और इस पर मैंने एक लंब ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मैं दो प्रकाश का प्रयोग करूँगा, है कि नहीं, एक लाल वर्ण का प्रयोग करूँगा इस प्रकार, है कि नहीं, और एक वायलेट वर्ण का प्रयोग करूंगा इस प्रकार। ये दो प्रकाश, ये क्या मैंने कहा, ये वायलेट है, मतलब बैगनी वर्ण है। ये मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ कि ये बैगनी वर्ण है बच्चों और ये लाल वर्ण है। तो आप देख पा रहे हैं कि वायलेट वर्ण का जो एंगल है इसका मतलब है कि आर भी नाम देंगे, वायलेट होता है ना, और ये एंगल जो आपको इसको नाम देंगे आर। इसको हम लोग क्या नाम दिए, आर। अब इस दोनों ही रे ऑफ लाइट्स जस्ट इंसिडेंट हुआ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है कि नहीं, यहाँ पर इंसिडेंट होता है वो लाइट। अब ये क्या करेगा, दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर हो गई। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपवर्तित कोण का मान, है कि नहीं, यहाँ पर अपवर्तित कोण का मान कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर अपवर्तित कोण का मान आर हो जाता है। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक यही हुआ है बच्चों कि हमको यहाँ पर आई मानना चाहिए, नहीं, इसको हम लोग आई ही मान लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई भी है और ये आर है। इसको आप लोग ज़्यादा समझिएगा, है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आर हो गया, है ना। ये अपवर्तित कोण है, ये आपतित कोण, ये बैगनी वर्ण के लिए आपतित कोण है और ये लाल वर्ण के लिए आपतित कोण है। तो किस कोण का मान ज़्यादा है बच्चों, आप लोग कहिएगा कि सर लाल वर्ण के लिए ये तो कोण ज़्यादा हो गया और वायलेट का वर्ण के लिए ये तो रंग कोण का मान कम हो गया। तो यही चीज़ मुझे वहाँ पर भी बतला रहा है, साइन सी इज इक्वल टू लैम्डा होता है। कहने का मतलब हो गया कि लाल वर्ण को
है कि नहीं, लाल वर्ण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होता है, बैंगनी वर्ण के लिए क्रांतिक कोण का मान कम होता है कि नहीं, क्योंकि यदि कम ही कोण पर बैंगनी रंग को यदि कम ही कोण पर यदि आपतित कराया जाए तो वो क्रांतिक कोण प्राप्त कर लेगा। दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर हो जाती है। लाल वर्ण को ज़्यादा कोण पर हम जब आपतित करेंगे तभी वो दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर होगी। तो इस प्रकार इसको आप लोग समझ सकते हैं। ये छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बच्चों कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए क्रांतिक कोण का क्या संबंध होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है, संबंध ही नहीं होता है, तो आप लोग अच्छी तरह से उसको बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्रांतिक कोण से कुछ ऊपर उठ के हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्रांतिक कोण से उठ करके कुछ बात करेंगे बच्चों, और इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है बच्चों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल, है ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, ये परावर्तन, लेकिन वास्तव में ये परावर्तन घटना नहीं है कि नहीं, ये परावर्तन की घटना नहीं है। ये परावर्तन जैसा लगता है देखने में, लेकिन ये परावर्तन है नहीं, है कि नहीं। आप लोग इसका है ना उसके है ना क्या बोलते हैं बिहेवियर के आधार पर इसका नामांकन किया गया, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज जो हो गया वो परावर्तन का नहीं होता है। तो हम लोग आज यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी दो घटनाएं होती है। एक तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक सिर्फ होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिर्फ टोटल को हटा दीजिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये दो घटनाएं होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बच्चों कि जब क्या बोलते हैं आकाश में जब आपका इंद्रधनुष नज़र आता है, रेनबो जब नज़र आता है, तो कभी कभी आप लोगों को डबल रेनबो भी नज़र आता होगा आकाश में। दो ठो इंद्रधनुष के जस्ट नीचे एक इंद्रधनुष नज़र आता होगा, तो दूसरा इंद्रधनुष का दिखाई देना वो क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। दूसरे इंद्रधनुष का दिखाई देना वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम लोग टोटल इंटरनल। ऐसे तो हम लोग जानते भी प्रकाश के स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से ही है ना वो बनता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। लेकिन जब दूसरा वहाँ पर जब आपको देख पा रहे होंगे कि जब इंद्रधनुष नज़र आ जाए तब आप समझिएगा कि वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, न कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसी जैसा सेम दो घटनाएं होती है। एक तो हम कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और सिर्फ एक इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग किसी के भी सामने में ये मत कहिएगा कि इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन एक दूसरे प्रकार की घटना, आंतरिक परावर्तन एक दूसरे घटना होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक दूसरा घटना होता है कि नहीं। तो दोनों अलग अलग चीज होता है। तो चलिए आज हम लोग इसी को जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है बच्चों, है ना। देखिए इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो तथा आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तो प्रकाश जिस माध्यम से आपतित हो रही होती है उसी माध्यम पर वो लौट कर चले आती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं बच्चों कि जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, जा रही होती है तथा आपतित कोण का मान, है ना, तथा आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से, है ना, क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, तो प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में, है ना, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है जिस माध्यम से,
है कि नहीं, जिस माध्यम से आपतित हुई थी, जिस माध्यम से आपतित हुई थी। प्रकाश की इस घटना को, है ना, प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, है कि नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों। तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इसको फिगर के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मान लेते हैं कि ये दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा है ना, और नीचे में सघन माध्यम है और ऊपर विरल माध्यम है, और ये क्या है, उस पर डाला गया अभिलंब है बच्चों, इस प्रकार डाला गया अभिलंब है। तो जब प्रकाश, मान लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण को हम लोग क्रांतिक कोण पर हम लोग आपतित कराते हैं, है कि नहीं, तो वो दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर हो जाती है। ये क्रांतिक कोण C है हमारा। अब आपतित कोण के मान को और बढ़ा दीजिए, इस प्रकार बढ़ा देते हैं तो प्रकाश की किरण क्या होगी, इस माध्यम पर वो लौट आएगी, है कि नहीं, जिस माध्यम से उसको आपतित कराए थे उसी माध्यम पे वो लौट आती है। तो इस घटना को भी हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसको हम लोग कहते हैं बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। क्रांतिक कोण का आप जानते हैं, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से, इस प्रकार देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, है कि नहीं, विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हटती है। इस प्रकार नाम दे देते हैं, ये किरण A है तो ये भी A होगा। अब प्रकाश को क्रांतिक कोण पर मैंने आपतित कराया तो ये दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समांतर हो गई। जब प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराया जा रहा है C, तो वो दोनों माध्यम को देख पा रहे होंगे कि दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के जस्ट नीचे, मतलब उसी माध्यम पे वो लौट आ रही है। तो लौट आने की घटना जो होती है उसको परावर्तन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हम लोग कहते हैं बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, है कि नहीं। इसमें बहुत सारे फेनोमेना जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। हम लोग आज तो नहीं देख पाएंगे बच्चों, क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में जो मेरा नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो बनाएंगे हम लोग उसको देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या होता है। आज आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को देखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग पे हम लोग फोकस करेंगे। तो सब क्या क्या होता है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रिज्म के बारे में, है ना। और टॉपिक्स में चर्चा हम लोग क्या क्या करेंगे उसके बारे में देखेंगे कि प्रिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, हीरा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद मृगमरीचिका के बारे में, है कि नहीं, मृगमरीचिका के बारे में चर्चा करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग, है कि नहीं, ध्रुवीय प्रदेशों में जो वृक्ष का उल्टा नजर आना, ध्रुवीय प्रदेशों में वृक्ष का उल्टा नजर आना, वृक्ष का उल्टा नजर आना, तो इस सब चीज़ में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो परीक्षा में पूछा भी जाता है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी हम लोग कहते हैं। उसके बारे में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। उसके बाद हम लोग जो हमारा अपना टॉपिक्स है जिसको मुझे पढ़ना है, गोलीय अपवर्तक सतह, उसको हम लोगों को शुरू करना है। क्या हम लोग कहेंगे, गोलीय अपवर्तक सतह, इसको हम लोगों को शुरू करना है बच्चों। गोलीय अपवर्तक सतह के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए बच्चों। और जितनी भी टॉपिक्स को आज मैंने बताया है कि नहीं, वो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका था, लेकिन इसके बारे में उतना डिटेल्स में आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने सिर्फ उसका डेफिनेशन को जाना था, उसके फिगर को जाना था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैंने उसके जो गूढ़ रहस्य जो होते हैं, उसके अंदर में जितनी भी चीज़ें छुपी होती है, मैंने सब आप लोगों के सामने में उसको एक्सपोज कर दिया, है कि नहीं। सारी घटना को खोल करके रख दिया। अब उस घटना का आप लोग समझ में आ गया। अब उस घटना का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में हर एक चीज़ को समझने के लिए कर सकते हैं, है कि नहीं।
तो आज मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है बच्चों, है कि नहीं, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ यही कहूँगा कि बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और हर एक चीज़ समझने का प्रयास करें। जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आए तुरंत उसे अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके मेरे पास शेयर करें। मैं उसका तुरंत आंसर आप लोग तक भेजने का प्रयास करूँगा, है कि नहीं। वैसे बच्चे जो हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका सबसे पहला काम होगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को दबाएंगे ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं वो वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके, है कि नहीं। वीडियो को पढ़ाई के दृष्टिकोण के साथ साथ मज़ा, है ना, एक मज़ेदार आप समझिए कि इंजॉयमेंट हो रहा है उसके दृष्टिकोण से भी आप लोग देख सकते हैं, ताकि यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पढ़ाई का संबंध में चर्चाएं होती है। यहाँ पर सिर्फ एक रहस्य, मतलब जो नेचर के बारे में हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बस उसी से इंटरेस्ट मुझे लेना है और सीखना है बच्चों। जब मैं इसको एक, यदि ये मान लेता हूँ कि ये एक टॉपिक्स किताब से रिलेटेड होता है तो इसको आप नहीं समझेंगे। यदि आप ये बात समझते हैं कि नहीं ये टॉपिक्स नेचर से रिलेटेड होता है, मुझे इस नेचुरल फेनोमेना को समझना है, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ना। इतना ही बोल करके मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। पिछले दिनों की बातें, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें। आप लोगों ने आज जो हमारे वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद बच्चों।